स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं, लोकसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य या राज्यसभा के सभापति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा के उपसभापति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तब राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती? इसके ऑप्शंस हैं 15%, 25%, 20%, 10%। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 व 164 में संशोधन किया गया था। संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया गया। राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती व इसके द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? इसका ऑप्शन है 25%, 15%, 20%, 10%। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15%। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 का के अनुसार केंद्रीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 164 का के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 177। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों को संबोधित करता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 किसी भी राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका ऑप्शन है उच्च न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935 या 15 अगस्त 1947। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने से संबंधित है। राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? इसके ऑप्शंस है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विधि मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्न में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, सामान्य और 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत। का ऑप्शन नंबर बी सही है, विशेष बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 34, 26, 19, 24। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 126। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? इसके ऑप्शन है 130, 134, 131, 132। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 131।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। वही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? के ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 135। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 138 संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? क्या ऑप्शन है अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति है। उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्न में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उच्च न्यायालय से कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, भारत के राष्ट्रपति, केवल सर्वोच्च न्यायालय या केवल उच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल सर्वोच्च न्यायालय। केवल सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम एवं पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद की संप्रभुता, एक लिखित संविधान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका।
न्यायिक स्वतंत्रता का उद्देश्य निष्पक्ष लोकतंत्र को बनाए रखना। स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यदि कोई नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1955, 1951, 1952, 1956। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1955। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी एमपी सीतलवाड़ इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का अर्थ है, इसके ऑप्शंस हैं प्राइवेट इंटरेस्ट लाइसेंस, पीरियोडिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या पीरियोडिक इंडिविजुअल लिटिगेशंस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 व किसी भी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की जा सकती है। भारत में जनहित याचिका का जनक न्यायमूर्ति पीएन भगवती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, कॉमन कोज बनाम भारतीय संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, रिकॉर्ड एसोसिएशन पर उच्चतम न्यायालय के वकील बनाम भारत संघ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। जनहित याचिका का रिपोर्ट किया गया देश का पहला मामला था, जिसके द्वारा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर किए जा रहे अमानवीय बर्ताव पर प्रकाश डाला गया था। जेल में बंद विचाराधीन कैदी जो थे, इन्हें अपने अपराध की सजा से अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? इसके ऑप्शंस हैं आयरलैंड, यूएसए, रूस, यूके। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए। संयुक्त राज्य जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका या यूएसए देश में उत्पन्न हुई। भारत में जनहित याचिका अमेरिका से काफी भिन्न है। भारत में जनहित याचिका का जनक न्यायमूर्ति पीएन भगवती को कहा जाता है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक चिंता को मुद्दों को उठाने के लिए जनहित याचिका कानून का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं 10, 20, 15 या कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय इसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनानी वृत्ति की आयु क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 65, 62, 60 या 56। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 62। 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनानी वृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनानी वृत्ति आयु
62 वर्ष है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जबकि सबसे नवगठित उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री या भारत के प्रमुख न्यायाधीश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। निम्न में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का संसद या भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत का संसद। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में भारतीय संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली भारत का एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग उच्च न्यायालय है। संसद को अनुच्छेद 241 के तहत संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह, अन्ना चांडी, एम फातिमा बीवी या लीला सेठ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय या हिमाचल प्रदेश में की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। लीला सेठ देश की पहली महिला थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं। अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश। एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? इसके ऑप्शन है 243 ZS से 243 ZT, 243 A से 243 O, 243 P से 243 ZG, 243 ZG से 243 ZJ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 243 ZH से 243 ZT। भारतीय संविधान के भाग 9th B में अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा मूल संविधान से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 243। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 246।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 253 और अनुच्छेद 248 और है अनुच्छेद 247। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुच्छेद 247 अनुच्छेद 247 को संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौद्रिक कानून के बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 323 ए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 279 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। 101वां संशोधन नियम 2016 ने जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? इसका ऑप्शन है केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्य कैबिनेट सचिव या भारत के प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका ऑप्शन है हर 10 वर्ष की समाप्ति पर, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, हर 7 वर्ष की समाप्ति पर या हर 6 वर्ष की समाप्ति पर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। वित्तीय संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्त संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268-291 तक किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की अवधि में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 258 ए, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 322। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 300 ए। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देकर अनुच्छेद 300 काम में रख दिया गया।
अनुच्छेद 300 का के विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग डैश में अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन है 10th, 12th, 9th या 11th। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12th। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया। संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान व वाद से संबंधित है, जो अनुच्छेद 264 300 का तक है। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? इसका ऑप्शन है 304, 303, 302 या 300 का। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 302। अनुच्छेद 302 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकतानुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक पर व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 202। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 302। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 302 संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं दो भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 34 राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लगाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 या अनुच्छेद 327। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 312। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संविधान लागू होने पर संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। निम्न में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, वित्त आयोग, महाधिवक्ता या केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। भारत का प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर ए है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये पॉइंट सही है। बी पॉइंट है
वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। हमारा ये पॉइंट गलत है। सी पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। हमारा ये पॉइंट भी गलत है। हमारा पॉइंट नंबर ए सही है। बस ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, केवल ए। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। वित्त आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर होता है। अनुच्छेद 281 में यह अवस्था है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 316 या अनुच्छेद 315। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाने एवं निलंबित करने से संबंधित। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके ऑप्शन हैं 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 का में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। लोक सेवा आयोगों के कार्यों, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति या लोक सेवा आयोगों के खर्चे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों पर व्यय का वर्णन। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। अध्यक्ष व सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के डैश में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? इसके ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, भारत का चुनाव आयोग, सचिवालय, लोकसभा या सचिवालय, राज्यसभा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाली सभी निर्वाचनों का अधीक्षण करता है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। इसके आगे का रिवीजन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe the channel.